हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सोनी मैम टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी में आए हुए एग्जाम से मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें ली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कुपोषण मानव शरीर की कौन सी क्रिया पर विपरीत प्रभाव डालता है। जो कुपोषण होता है वो कुपोषण मानव क्रिया पे, मतलब कि शरीर जो है मानव शरीर की कौन सी क्रिया पर विपरीत यानी कि उल्टा प्रभाव डालता है। विपरीत मतलब उल्टा होता है, एक दूसरे के विपरीत। तो कुपोषण, तो पहले हम लोग कुपोषण जानते हैं। कुपोषण दो प्रकार का होता है। कुपोषण एक होता है एक अतिपोषण, एक अतिपोषण होता है, और दूसरा नंबर जो होता है वो होता है अल्पपोषण। अल्पपोषण, तो जो अतिपोषण होता है, अतिपोषण से जो हमें दिखाई देता है इसका लक्षण होता है, तो ये क्वाशियोरकर होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा जो होता है उस सब की अधिकता से, यानी कि जब ज़्यादा हो रहा है हमारे शरीर में तो ये ज़्यादा मतलब कि कुपोषण की तरफ इसको लेके जाता है। तो उसमें कुपोषण में कौन से जाता है, अति यानी कि ज़्यादा वाले, तो क्वाशियोरकर हो जाएगा। क्वाशियोरकर। और अल्पपोषण जो यानी कि कमी के कारण, कमी यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके में कमी यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है, फैट है, वसा, उस सब की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, मरासमस हो जाता है। तो मरासमस दिखाई देता है अल्पपोषण के कारण, और अतिपोषण के कारण क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर और मरासमस ये दोनों क्या होते हैं, कुपोषण के कारण होते हैं। और जो क्वाशियोरकर होता है, क्वाशियोरकर में होता है कि सिर्फ फैट की, ये कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। और जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की भी कमी हो जाती है मरासमस में, तो मरासमस हो जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर देखते हैं कि ऑप्शन क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिजैविक निर्माण, उत्तक अखंडता, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी क्रिया शरीर की मानव शरीर की क्रिया पर विपरीत प्रभाव डालता है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का अमीनो अम्ल विकास की क्रिया के क्षतिग्रस्त यानी कि टूट-फूट होने पर ऊतकों की मरम्मत करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल हम जानते हैं दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है, एक आवश्यक अमीनो अम्ल, एक आवश्यक, एक अवावश्यक। आवश्यक होता है इसके विपरीत। तो आवश्यक जो अमीनो एसिड होता है वो क्या होता है, यहाँ कहा जा रहा है कि किस प्रकार का अमीनो अम्ल जो है यानी कि फैटी एसिड विकास क्रिया के क्षतिग्रस्त यानी कि टूट फूट होने पर ऊतकों यानी कि टिश्यू की मरम्मत यानी कि उसको सुधारने में कार्य करता है। ग्लूटामिक एसिड, अस्पर्टिक एसिड, टायरोसिन एसिड, उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो हमारा आंसर
डी नंबर सही हो जाएगा। ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ आंसर जो है कि डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व की मात्रा रक्त में बढ़ जाने पर एडिशंस नामक रोग हो जाता है। ये सभी जो तत्व हैं इसमें से किसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है रक्त में, ब्लड में, तो क्या होता है कि एडिशंस नामक रोग हो जाता है। तो देखते हैं, पोटेशियम, आयरन यानी कि लोहे की जब अधिकता, यानी कि आयरन ब्लड में ज़्यादा होता है तो इससे नहीं होगा, ग्लूकोज से भी नहीं होगा, जिंक से भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ फर्स्ट यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। जब पोटेशियम की मात्रा रक्त में ज़्यादा हो जाता है तो एडिशंस नामक रोग हो जाता है। यहाँ ध्यान देंगे, ऑप्शन ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर में अम्लीय क्षारीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। ये जो खनिज है, खनिज यानी कि मिनरल हम लोग जानते हैं, तो शरीर में यानी कि हमारे शरीर में अम्लीय यानी एसिड और बेस कि संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, सहायता करता है, सहायक होता है। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन। तो देखते हैं, तो यहाँ जो होता है कि ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, सोडियम। तो सोडियम जो होता है ये अम्लीय और क्षारीय को संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। तो यहाँ उसके बाद देखते हैं हम जो ये पीएच बॉडी का बैलेंस करता है। पीएच जो मान होता है, पीएच मान को बॉडी में यानी कि बैलेंस करता है और ताप नियंत्रण भी, शरीर का ताप को नियंत्रण करने में भी सहायक होता है। ये पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा यहाँ 0 से होता है, 0 से 7 होता है और 7 से 14 यानी कि 14। तो इतनी प्रकृति जो होती है वो होती है क्षारीय, जो 7 से और 14 के बीच होता है ये होता है क्षारीय, और जो होता है 0 से लेकर होता है 7 के बीच जो होता है ये होता है अम्लीय होता है। तो एसिड 0 से 7 तक और जो बेस होता है 7 से होता है जो मतलब कि 40 तक, और 7 नंबर जो होता है ये होता है उदासीन होता है। 7 नंबर जो होता है ये उदासीन प्रकृति का होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो हमारा है कि सी नंबर सही हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसिटिक, माइक्रो यहाँ स होगा, माइक्रोसिटिक रक्त अल्पता में निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है। ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसिटिक रक्त अल्पता जो होता है इन सभी में से किसके कारण से होता है वो बताना है। देखते हैं ऑप्शन हम लोग, आरबीसी के आकार का हाशिया कर होना। तो हाशिया कर का आकार जो होता है आरबीसी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और जो होता है
ए नंबर हो गया। बी नंबर जो है आरबीसी की संख्या का आवश्यकता से अधिक होना क्या कहलाता है? तो ये तो आरबीसी का आवश्यकता से ज़्यादा होना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं पॉलीसाइथेनिया साइथेनेमिया। तो इसको कहते हैं पॉलीसाइथेनिया। पॉलीसाइथेनिया कहते हैं किसको? आरबीसी की संख्या जो होती है आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो। और जो यहाँ डब्ल्यूबीसी होगा, यहाँ डब्ल्यूबीसी की संख्या का आवश्यकता से अधिक होना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कहते हैं। और जो आंसर हमारे यहाँ बन जाएगा, आंसर नंबर हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से आरबीसी का परिपक्व होना, विटामिन ई की कमी से आरबीसी का परिपक्व होना ऑर्थोक्रोमेटिक माइक्रोसिटिक रक्त अल्पता कहलाता है। तो आंसर जो है कि हमारा डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन सभी हम ध्यान देंगे क्योंकि इससे भी आंसर क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया की स्थिति में शरीर लोहे के अवशोषण को कितने प्रतिशत तक बढ़ा देता है? जब एनीमिया यानी कि एनीमिया रोग किसी व्यक्ति को हुआ रहता है तो उस स्थिति में उस मतलब कि परिस्थितियाँ जब आती है एनीमिया की हुई रहती है तो शरीर में लोहे यानी कि आयरन के अवशोषण को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है? तो लोहे के ये आवरण का जो सामान्य अवशोषण होता है कितना होता है, ये मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। जो सामान्य स्थिति होती है, सामान्य स्थिति में आयरन की अधिकता अवशोषण, सामान्य स्थिति में लोहे का अवशोषण कितना होता है आप लोग समझ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। लोहे के अवशोषण सामान्य स्थिति में कितना होता है? 10% होता है। हमारा जब सामान्य स्थिति है तो उसमें लोहे यानी कि आयरन के अवशोषण जो होता है कितना होता है कि 10% होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सामान्य स्थिति में मानव शरीर में कितने % लोहे का अवशोषण होता है? तो 10% होता है। लेकिन जब एनीमिया की स्थिति रहती है, एनीमिया रोग से ग्रसित रहता है जब कोई मनुष्य, तो उसमें लोहे का अवशोषण की स्थिति जो होती है वो बढ़ा दी जाती है। कितने % बढ़ा दी जाती है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 45% तक बढ़ा दी जाती है। तो आंसर जो है कि डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार हैं आप लोग तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली का ऐसे ही आप लोग के पास वीडियो अच्छी पहुँचते रहें। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में सहायक खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है? जो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है तो निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में जो खनिज यानी कि मिनरल जो सहायता करता है वो कौन सा होता है? उस मिनरल का नाम बताना है। तो सेलेनियम, पोटेशियम, कॉपर, सोडियम। तो यहाँ आंसर हमारा जो बन जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। कॉपर जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में जो होता है कि सहायता करता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जल का
नहीं है। जल का कार्य कौन सा नहीं है? मतलब कि जल जो होता है वाटर H2O, तो हम इससे पहले ये देखेंगे कि जल का कौन कौन सा कार्य है। जब हम ये देख लेंगे तो नहीं ही हमारा ऑटोमेटिक आंसर बन जाएगा। तो वस्तुओं को घुलनशील बनाने में जल जो है किसी भी वस्तु को घुलनशील बनाने में आवश्यक होता है, मदद करता है, सहायता करता है। सही हो जाएगा। फिर तो ये तो आंसर नहीं बनेगा, नहीं पूछ रहा है तो हमें नहीं ढूंढना है। पोषक तत्वों का स्थानांतरण न करने में ध्यान देंगे इसको। फिर सी नंबर जो है शरीर के अपशिष्ट को बाहर निकालने में, शरीर में हमारे जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसको बाहर निकालने में आसानी से जो जल है मदद करता है, तो ये भी सही है। शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा में, जो शरीर के नाजुक अंग होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा दिल भी है, तो दिल के ऊपर से भी एक वाटर रहता है, तो वो जो है कि हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो बन जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। पोषक तत्वों का स्थानांतरण न करने में, स्थानांतरण करता है पोषक तत्वों को जल के माध्यम से, जल द्वारा इधर से उधर करने में मदद करता है, सहायता करता है, कार्य करता है। तो यहाँ न दिया गया है, तो हमारा आंसर जो है कि बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की वृद्धि रुक जाने के बाद BMR पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब शरीर की वृद्धि रुक जाती है यानी कि, तो BMR जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें उस प्रभाव के बारे में बताना है। तो BMR बढ़ जाता है, BMR परिवर्तित रहता है, BMR घट जाता है, BMR घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर है जो 9 है, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा C। BMR जो होता है घट जाता है, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा C नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि शरीर की जब वृद्धि रुक जाती है तब, तो हम ये देखते हैं, तो जो एक हम न्यू पेज ले रहे हैं, यहाँ आप लोग को BMR थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए आप लोग, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, तो जो BMR होता है, जो BMR होता है कब घटता है और कब बढ़ता है। तो इधर घटना देख लेते हैं, इधर हम लोग बढ़ना देख लेते हैं। तो जब हम क्रियाशील में रहते हैं, मतलब कार्य करते वक्त रहते हैं, तो उस टाइम हमारा जो है कि BMR जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ क्रियाशील हम लिख लेंगे। क्रियाशील स्थिति में, क्रियाशीलता की स्थिति जब रहती है तो हमारा BMR जो होता है क्या होता है कि बढ़ जाता है। फिर देख लेते हैं, दौड़ते हैं जब हम, दौड़ने की स्थिति में हमारा जो है कि BMR बढ़ जाता है। और जब हम ऊंचाई पे कहीं चढ़ते हैं, यानी कि पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं, तभी भी हमारा जो है होता है BMR बढ़ जाता है। तो बढ़ने की स्थिति मैं बता दी इधर आप लोग को। अब घटने की स्थिति, तो ये जो क्रियाशील यानी कि कार्य करते समय, जैसे हम दौड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा BMR जो होता है कि बढ़ जाता है। और देख लेते हैं, जो BMR हमारा घटने की स्थिति जो होती है, ये कब घटता है? तो जब हम निद्रा की अवस्था में रहते हैं, जब हम निद्रा की अवस्था में रहते हैं तो हमारा BMR क्या होता है कि घट जाता है। जब हम आराम के, निद्रा हो जाएगा, आराम हो जाएगा, आराम की स्थिति में जो होता है कि BMR घट जाता है।
और जो होता है एक ये भी स्थिति देखेंगे, तो इंसान अगर पतला होता है, कोई भी मनुष्य पतला होता है तो उसके में BMR क्या होता है, कम होता है। व्यक्ति अगर छोटा है, छोटा कर लेंगे, अगर व्यक्ति लंबाई में छोटा है तो उसमें भी BMR घटता है। और मोटे व्यक्ति में, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, मोटे व्यक्ति में जो होता है BMR ज़्यादा होता है, और जो लंबा व्यक्ति होता है उसके में भी BMR क्या होता है कि ज़्यादा होता है। तो BMR आप लोगों को समझ में आ गया होगा। BMR की परिभाषा जो होती है वो होती है कि BMR की जो परिभाषा होती है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। हमारे कोशिकाओं के द्वारा, जब हमारे शरीर में कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, BMR कहलाता है। कोशिकाएं जो हमारे सेल होती हैं, सेल्स होती हैं, उसके द्वारा जो होता है कि क्या होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, एब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है, BMR कहलाता है। तो BMR आप लोग को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, 10 क्वेश्चन है। यहाँ है एक चीज़ और देख लेंगे BMR के बारे में थोड़ा सा, एक न्यू पेज में ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं बता दें, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। यहाँ जो है कि BMR जो होता है, BMR जो होता है कि ये होता है वृद्धावस्था में BMR क्या होता है, घट जाता है। जो वृद्धावस्था होता है उस टाइम क्या होता है कि BMR क्या होता है, घट जाता है। और बाल्यावस्था में जो होता है BMR बढ़ जाता है। बाल्यावस्था में BMR बढ़ जाता है और वृद्धावस्था में BMR जो होता है घट जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 10 नंबर देखते हैं हम। 10 क्वेश्चन जो है, गर्भकालीन अवस्थाओं में BMR लगभग कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है। जब गर्भकालीन अवस्था यानी कि गर्भावस्था की स्थिति में जब महिलाएं रहती हैं तो उस टाइम क्या होता है कि BMR जो होता है कितने प्रतिशत बढ़ जाता है, हमें ये बताना है। 30% तक, 50% तक, 15% तक, और यहाँ आंसर है, ऑप्शन है 5% तक। तो यहाँ जो होता है कि हमारा आंसर यहाँ बन जाएगा C नंबर, जो होता है 15 से 25% तक जो होता है गर्भावस्था की स्थिति में BMR क्या होता है कि बढ़ जाता है 15 से 25%। आंसर जो है कि C नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। फाइबर जल के अवशोषण में सहायक होता है। यह अपने वजन से लगभग कितना प्रतिशत पानी को अवशोषित कर सकता है। जो फाइबर होता है जल के अवशोषण में सहायता करता है। जो फाइबर होता है जल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो यह अपने वजन से, यह मतलब कि कौन, फाइबर, फाइबर के बारे में बताना है। फाइबर जो है अपने वजन से लगभग कितना प्रतिशत पानी अवशोषित कर लेता है, कर सकता है। 2 गुना, 15 गुना, 3 गुना, 5 गुना। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा B नंबर सही हो जाएगा। 15 गुना जो है कि फाइबर पानी को अवशोषित कर सकता है। तो ऑप्शन जो है कि B नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सी फल वाली सब्जियां नहीं है। फल वाली सब्जियां इसमें से कौन सी है उसे हम निकाल लेंगे। तो जो टमाटर है हमारे फल में आता है, भिंडी भी फल में आता है, कद्दू भी फल में आता है। तो सेम यानी कि आंसर हमारा D नंबर बन जाएगा। ये सेम कौन सी है, तो सेम जो होती है ये बीज वाली सब्जी है।
बीज वाले हैं, और ये तीनों जो है ये क्या है, हमारी फल में आती हैं, फल वाली सब्जी हैं। तो आंसर जो है कि हमारा बन जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्लास बहुत लंबा हो रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा फल पुंज फल का उदाहरण है? पुंज फल का उदाहरण है उसे हमें बताना है कौन सा है। पुंज फल वो होता है जो कि क्या होता है कि गुच्छे में होता है, जिसे हम यहाँ देख लेते हैं। जो पुंज फल होता है वो क्या होता है, गुच्छे में, या इसी को क्या बोलते हैं, संगठित अवस्था में, यानी कि संगठित, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे इस अवस्था में रहता है। तो हो जाएगा हमारे यहाँ ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, ये देख लेते हैं। अंगूर, शरीफा, सेब और नाशपाती, नींबू और मौसम्बी, खरबूजा और तरबूज। तो यहाँ आंसर जो हमारा ए नंबर सही हो जाए। अंगूर और शरीफा जो होता है, तो ये जो होता है संगठित, यानी कि ये क्या बोलते हैं, पुंज फल का उदाहरण हो जाएगा। तो आंसर जो है ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, मक्खन में वसा की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होती है? जो मक्खन होता है, बटर, मक्खन में वसा यानी कि फैट की मात्रा बताना है। मक्खन में फैट की मात्रा लगभग कितना होती है, कितना प्रतिशत पूछना चाहिए यहाँ। ठीक है, यहाँ प्रतिशत में ऑप्शन दिया गया है। तो कितना प्रतिशत होती है? 70%, 85%, 50%, 30%। तो यहाँ ऑप्शन हमारा जो है कि बी नंबर सही हो जाएगा, 85%, यानी कि 85% जो होता है मक्खन में वसा यानी कि फैट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। विटामिन डी के संश्लेषण में सहकारी तत्व के रूप में किस तत्व का उपयोग होता है? विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी। और जो होता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों में? तो बच्चों में जो होता है रिकेट्स होता है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कि बताइएगा कि एडल्ट में और वृद्ध व्यक्ति में कौन सा रोग होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक होता है, एक और क्या होता है वो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि समझ में आए कि हाँ विटामिन डी की कमी से कि कौन कौन सा रोग हो जाता है। तो रिकेट्स ये तो बच्चों में होता है, तो वृद्ध लोग में कौन से होता है, और जो होता है कि एडल्ट में कौन सा होता है वो आप लोग बताइएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, विटामिन डी के संश्लेषण में सहकारी तत्व के रूप में किस तत्व का उपयोग होता है? तो रुबेडियम, सिलिकॉन, सीलियम, सेलेनियम। तो यहाँ आंसर जो है कि हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। सेलेनियम तत्व जो होता है, सेलेनियम। तो हमें उम्मीद है आप लोग को सेशन समझ में आया होगा। और देख सकते हैं आप लोग मैं कितना एक्सप्लेन करके आप लोग को बताई हूँ क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल है, आप लोग ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली का अपडेटेड वीडियो आप लोग के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। ये क्लास आप लोग को डेली शाम को मिलता है 3 बजे PM पे मिल जाता है। तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाया करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।